मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हर साल 28 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है ताकि इस मोहलिक बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा की जा सके, जो हर साल लाखों जिंदगियां निकल लेती है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव के बारे में तालीम देना है। और अफसोस के साथ ये हमें कहना पड़ता है कि दुनिया में हेपेटाइटिस सी के सबसे ज़्यादा मरीज़ पाकिस्तान में है, जिनकी तादाद 88 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि हेपेटाइटिस बी के 38 लाख मरीज़ों को शामिल करके ये तादाद 1 करोड़ 26 लाख हो चुकी है। अगर हमने फौरी अमली इक़दाम ना किए तो अंदाज़ों के मुताबिक 2035 तक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के 1 करोड़ 10 लाख केसेस होंगे, जिगर के सिरोसिस के 5 लाख होंगे, जिगर के कैंसर के 1 लाख से ज़ायद केसेस होंगे और 1,30,000 अमवात हो सकती हैं। ये अंदाजे के मुताबिक है और यही वक्त है कि अगर हमने आगाही, एहतियात और अमली कदमों से इस बीमारी को नहीं रोका तो ये सारी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, इसके हवाले से बात कर लेते हैं। इससे किस तरह बचाव मुमकिन है, किस तरह के इक़दाम हमें फ़ौरी तौर पर उठाने चाहिए और लोग ख़ुद कैसे तशख़ीस कर सकते हैं और कुछ एहतियात किस तरह बरत सकते हैं। तो इससे बात करने के लिए डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, तो हेपेटाइटिस आजकल भी ये सूरत हाल है, जो मानसून का मौसम है इसमें भी कहते हैं कि जी हेपेटाइटिस हो जाता है, बाहर से आप ज़रा खाते हैं, डायरिया हो जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो ये हेपेटाइटिस इतना फैलता क्यों है और ख़ास तौर पर जो हेपेटाइटिस सी है उसके केसेस इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं हमारे सामने? मुनीबा, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की सिलसिले में आपको आज की ये महफिल सजाई। सबसे अहम, सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि हेपेटाइटिस को समझा जाए। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश का नाम है, उसकी बहुत सारी इकसाम है। उसमें से जो बेहतर, जो हमारे मुल्क में समझने वाली चीज़ है वो हेपेटाइटिस बी और सी है। इसको ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश किसी भी वजह से हो सकती है। उसमें आप वायरसेस एक किस्म है, उसमें बाज़ दवाइयाँ हैं, अल्कोहल है और ये सारी चीज़ें जिगर पे सोजन का बायस बनती है। वायरल हेपेटाइटिस जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें से एक वायरस हेपेटाइटिस ए और ई है, जिसे उर्फ़े आम में पीला यरकान कहते हैं। और पीला यरकान जो है वो गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए, जरासीम मुँह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है। और गर्मियों के मौसम में हेपेटाइटिस ए और ई के मरीज़ों की, जिसका आपने जिक्र किया, तादाद बढ़ जाती है क्योंकि आउटडोर ईटिंग बढ़ जाती है, खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है और आउटडोर ईटिंग के साथ साथ गंदा पानी, गंदे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो इसलिए गर्मियों में आमतौर पे हेपेटाइटिस ए और ई के मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है, जिसे उर्फ़े में पीला यरकान कहते हैं। 4 से 6 हफ्ते में आमतौर पे ये ठीक हो जाता है। अपने पीछे कोई लंबे असरात, कोई पेचीदगियाँ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं छोड़ता और आमतौर पे रिकवरी हो जाती है। दूसरी जो आपने सवाल किया, दूसरा कंपोनेंट जो था हेपेटाइटिस सी, ये उर्फ़े आम में जिसे काला यरकान कहा जाता है। हमारे मुल्क में तकरीबन 7% के करीब लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं, 2.5% के करीब हेपेटाइटिस बी का शिकार है। दोनों को कलेक्टिवली, हेपेटाइटिस बी और सी को कलेक्टिवली काला यरकान कहा जाता है। ठीक है। और इसके केसेस जो है ना वो हमारे यहाँ पे 7% है, अराउंड 7% है। ओके। और उसके फैलाव में सॉरी, ज़रा मुझे सोर थ्रोट हुआ है। उसके इस्तेमाल में उसके फैलाव में सबसे ज़रूरी चीज़ें गैर ज़रूरी इंजेक्शंस, ड्रिप्स और गैर तस्दीक शुदा ब्लड का इस्तेमाल है। कि ये बी और सी के जो केसेस हैं जिनमें ज़्यादा इजाफा हो रहा है, उसकी वजूहात ये हैं कि ये कॉजेज़ हैं उसकी। तो क्या इसको किस तरह रोका जा सकता है कि हेपेटाइटिस फैले ना? क्योंकि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, ये तो हर किसी को पता होता है कि अच्छा हेपेटाइटिस इस वजह से होता है, ये फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए अभी तक क्या आपको लगता है कि एक ब्रॉडर स्केल पर काम हो रहा है कि हेपेटाइटिस को रोका जा सके या रोका जा सकता है? देखिए, ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसके बारे में तो कोई शक शुबा नहीं है। दुनिया ने बड़े कामयाब मॉडल हैं जिसमें दुनिया ने इसे ख़त्म भी किया है और बड़ी इफेक्टिवली कंट्रोल भी किया। मिस्र, हमसे ज़्यादा इंसिडेंट्स था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन आज अल्लाह के फल से उन्होंने इस पर काबू पाया। हेपेटाइटिस
उसकी प्रिवेंशन की जहाँ बात की जाए तो फिर अगेन उसकी किस्म पे उसकी प्रिवेंशन मुनहसर है। जैसा हमने अभी बात की है कि हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम है, ये मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। ए बीमारी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट नहीं होती, बी सी में कन्वर्ट नहीं होती, सी डी में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, इनको ग्रुप किया जाता है ए और ई को इकट्ठा और बी और सी को इकट्ठा। तो ए और ई की जो प्रिवेंशन है वो साफ़ पानी, साफ़ ग़िज़ा का इस्तेमाल है। हाथ खाने से पहले ज़रूर धोना चाहिए, रफ़ा हाजत के बाद हाथ ज़रूर धोना चाहिए। फूड हाइजीन का ख्याल करते हुए किसी ऐसी सरेआम जगह पे, खुलेआम जगह पे ना खाना खाएं जहाँ पे करीब से सीवरेज का पानी गुजर रहा हो। गंदी बर्फ़ से ठंडे मशरूबात ना इस्तेमाल करें। ये वो प्रिवेंशंस हैं जो हेपेटाइटिस ए और ई से रिलेटेड है। ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी और सी से रिलेटेड है उसमें देखें सबसे पहले हिफाजती टीके हैं। हेपेटाइटिस बी के 3 हिफाजती टीके लगने से सारी उम्र के लिए बंदा हेपेटाइटिस बी से बच जाता है। तो बहुत इफेक्टिव हैं। 3 इंजेक्शन हर एक को लगवाने चाहिए। और ये किस उम्र में ज़रूरी होते हैं? आम तौर पे जी किसी भी उम्र में ये लग सकते हैं, लेकिन हमारे EPI प्रोग्राम का जो हिस्सा बनाया गया है, हाँ जी। तो ये बचपन ही में ही जैसे ही दूसरे टीकों के लगते हैं, काली खांसी के और वो जो हमारी हिफाजती टीका जात का एक प्रोग्राम होता है बच्चों का, जी उसे EPI प्रोग्राम कहते हैं, उसका ये हिस्सा है। लेकिन जो जाहिर है मेरी उम्र के या 30 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्होंने वो नहीं लगे हुए, तो उन्हें अब लगवाने चाहिए। अच्छा, और ये इस उम्र में भी लगवा सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी हिस्से में लग सकते हैं। उसकी डोज डिफरेंट होती है, ओके, लेकिन लग सकते हैं। तो हेपेटाइटिस सी के अनफॉर्चुनेटली अभी तक हिफाजती टीके नहीं बने, दुनिया में नहीं है, हमारे पास भी नहीं है और दुनिया में भी नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी और सी के बचाव के फिर अगले मराहल हुए कि गैर ज़रूरी इंजेक्शन से, गैर ज़रूरी ड्रिप से हमें बचा जाए। इंस्ट्रूमेंट्स अगर इस्तेमाल करने पड़े, चाहे वो डेंटिस्ट्री के हों, सर्जन्स के हों, एंडोस्कोप्स हों, तो कोशिश की जाए कि ऐसी जगह पे अपना ये काम करवाया जाए जहाँ स्टरलाइजेशन और इक्विपमेंट की सफाई का इंतज़ाम है। दरख्तों के नीचे दांत निकलवाने का अमल आज भी जारी है और ये इंतहाई मुज़र सेहत है। इसके अलावा हमारे मुल्क में जो हमारे कौम में, हमारे लोगों में जो इंजेक्शन लगवाने का शौक़ भी कुछ है, जिसकी वजह से ताकत के नाम पे, बास पानी की कमी के नाम पे हम गैर ज़रूरी इंजेक्शंस का इस्तेमाल करने में बहुत नुमायाँ हैं। दुनिया में हमारा नंबर इंजेक्शंस के इस्तेमाल के सिलसिले में पर ईयर इंजेक्शन जो एक बंदा लगवाता है 8 से 10 है। हमारा दिमाग बन गया हुआ है ना कि जब तक हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे शायद हम ठीक ही नहीं हो पाएंगे। ये साइकी है जी, हमारी सोच है, इससे शायद जल्दी आराम आ जाता है। अच्छा। तो इस वजह से समझाने में शायद 10 मिनट लगते हैं मरीज़ को, लेकिन लगाने में इंजेक्शन शायद 1 मिनट लगता है। तो हमारे बाज़ सेंटर्स में भी हम वो लगा दिए जाते हैं, इसलिए लगा दिए जाते हैं कि पब्लिक परसेप्शन यही है कि जल्दी आराम आएगा। तो गैर ज़रूरी इंजेक्शन लगाने का नुकसान क्या है? स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंजेस जो है और रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस जो है वो बहुत बड़ा मसला है। फिर गैर तस्दीक शुदा ब्लड, आज भी शहरों से हट के थोड़ा सा पेरिफेरी में जाएं तो तस्दीक का जो ज़रिया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का वो इतना अच्छा नहीं है। इसके माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होने का जरासीम ख़तरा होता है। तो हामला ख़वातीन को चेक करने की ज़रूरत है। अगर उनमें जरासीम है तो उसका इफेक्टिव प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। तो ये मुख्तलिफ ज़राए हैं जिस पे काम करके हम हेपेटाइटिस के फैलाव को रोक सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए डॉक्टर साहब किस तरह के अगर बर वक्त पता चलाना है हमने कि हमें हेपेटाइटिस है या कौन सा हेपेटाइटिस है, तो किस तरह का जो टेस्ट है वो करवाया जा सकता है? बहुत ही सादा टेस्ट हैं जी, हर जगह पे, हर हॉस्पिटल में, हर डिस्पेंसरी में ऑलमोस्ट मौजूद हैं। ब्लड टेस्ट है और बहुत रिलायबल तरीके से वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। फ्रीली अवेलेबल है और सरकारी हॉस्पिटल्स में तो ऑब्वियसली फ्री है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत महंगा नहीं है। इसकी अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस पे बहुत ज़रूरी बात जिस पे इस साल का हेपेटाइटिस का थीम है, लेट अस ब्रेक इट डाउन। उसका मतलब ये है कि गैर ज़रूरी तोहमात और ख्यालात जो हमने इसके इलाज और तशखीस के बारे में अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं, उस वहम को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि तशखीस करना ब्लड टेस्ट से है। ब्लड टेस्ट के साथ अगर हम अर्ली तशखीस कर लेंगे तो उसके नतीजे में अर्ली ट्रीटमेंट होगा, कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। क्योंकि याद रहे कि हर लिहाज से हर स्टेज पे काबिल इलाज चीज़ है। इस पे बाद सूरतों में हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, यानी क्योर कर सकते हैं।
और कुछ अर्ली स्टेजेस पे जाके इसको बड़ा इफेक्टिवली हम कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा। क्योर नहीं कर सकते। दोनों को, दोनों ए और सूरतों सी में, को, बी और सी को भी जी, और ए और ई को भी। जाहिर है जी, ए और ई के लिए तो बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज इसको कहते हैं, 4 से 6 हफ्ते में खुद से जरासीम जिस्म से निकल जाता है पेचीदगियों के बगैर। लेकिन बी और सी के लिए भी यही है कि अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन के साथ कॉम्प्लिकेशंस का रेट ना होने के बराबर रह जाता है, और लेट डायग्नोसिस की सूरत में हम वायरस तो साफ कर सकते हैं, लेकिन बाद सूरतों में उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी साथ साथ डील करना साथ पड़ता साथ है। डील करना पड़ता है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी बता दें कि अगर एक दफ़ा आपको ए और ई हो गया है, सपोज पीला यरकान जिसे कहा जाता है, तो वो क्या दोबारा भी हो सकता है? आप फिर वही गंदे खाने खाते हैं या फिर उसकी एंटीबॉडीज़ हमारे बन जाती हैं बॉडी के अंदर? देखिए, हेपेटाइटिस ए अगर एक्सपोजर हो गया तो उसकी इफेक्टिव एंटीबॉडीज इतनी बन जाती हैं कि वो दोबारा बंदे को नहीं होता। नहीं होता, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस ई का ये इंसिडेंस है कि उसमें इफेक्टिव एंटीबॉडीज बाद सूरतों में इतनी नहीं बनती, और 4 से 5 साल के बाद आपको दोबारा हो सकता है। ओके, वो दोबारा हो सकता है। बी और सी के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, मोहम्मद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन किया है नौशहरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस सी हाथ में लाने से या छाती में लाने से ट्रांसफर हो जाता है? हेपेटाइटिस कौन से वाला? बी? सी। आफरीदी साहब का जी बहुत अच्छा सवाल हाँ है। जी, कि हेपेटाइटिस सी जो है हाथ लगाने से या कांटेक्ट से वो फैलता है कि नहीं? जी, देखें, हेपेटाइटिस सी का मरीज़ किसी भी घर में हो तो उसको छूत बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ओके। बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने कि उसके साथ हाथ मिलाने से, गले मिलने से, उसकी प्लेट में खाना खाने से, उसके ग्लास में पानी पीने से जरासीम एक से दूसरे को नहीं लगता। ठीक है। तो जो चीज़ें मरीज़ की अलहदा करने की ज़रूरत है हेपेटाइटिस सी में, उसमें कंघी, दांतों का ब्रश, तौलिया, नेल कटर, और अगर फीमेल है तो ज्वेलरी उसकी घर वालों से अलहदा रहनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसपे ब्लड का कांटेक्ट होने का ख़तरा होता है। ओके। तो ये चीज़ें अलहदा होनी है। बाकी उसको अछूत बना के अलहदा कमरे में बंद करना, हाथ मिलाने से गुरेज करना, इवन दो ऐसा कि नहीं ये करना जो चाहिए। खाने के बर्तन है वो भी अलग कर दिए इसकी भी जाते ज़रूरत हैं। नहीं है जी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों की यही एहतियात है कि कंघी, दांतों का ब्रश, तौलिया, रेज़र, नेल कटर और ज्वेलरी घर वालों से अलहदा। बाकी इकट्ठे खाने पीने से, उसके साथ सोशल मेल मिलाप से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हाथ मिलाने से भी वो आपको ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसलिए अछूत ना बनाइए बीमारियों को, और उन लोगों को भी कि वो आप उनकी भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बी और सी जैसे आपने बताया कि ए और ई जो है, ई दोबारा हो सकता है, ए की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन जाती है, लेकिन सी और बी हो जाए तो ये तो कहते हैं सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। जी। हेपेटाइटिस सी जो है वो एक दफ़ा हो जाए तो इब्तदाई टेस्ट जो उसका करवाया जाता है जिसमें रिएक्टिव लिखा आता है, वो तो सारी उम्र के लिए पॉजिटिव रहता है। ओके। जिंदा जरासीम अंदर है या नहीं, इस चीज़ का अंदाज़ा दूसरे टेस्टों से होता है, जिससे उस फिर में PCR का टेस्ट किया जाता है। उससे पता चलता है कि जिंदा जरासीम अंदर है या नहीं है। अगर PCR नेगेटिव है, जिंदा जरासीम अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वायरस जिस्म से निकल गया। ओके। और वो इब्तदाई टेस्ट ने सारी उम्र एक उसी तरह से पॉजिटिव रहना है। जिस तरह आप मिसाल ज़हन में रखें कि कट लग जाए, ज़ख़म आ जाए, तो ज़ख़म सही भी हो जाए तो बाद सूरतों में उसका निशान जिस्म पे, जिल्द पे रहता है। उस निशान को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, ये पुराने इन्फेक्शन की निशानी होती है। अच्छा। इसी तरह हेपेटाइटिस बी का बाद सूरतों में जरासीम बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और बाद सूरतों में उसके कुछ असरात, कुछ उसकी मॉनिटरिंग सारी उम्र जारी रहती है। ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, सयाम ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह का। क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि एक ब्लैक यरकान जो होता है उसके हवाले से उसकी क्या अलामात हैं और उसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है जी। काले यरकान की अलामात, साइंस एंड सिम्टम्स के हवाले से पूछ रहे हैं। देखिए, इब्तदाई स्टेज पे तो हेपेटाइटिस बी और सी साइलेंट डिजीज़ है, किसी बहाने से चेक करवाने से पता चलता है, कोई अलामात नहीं होती। अच्छा। थोड़ी सी बीमारी, इन्फेक्शन पुराना होता है तो टांगों में दर्द, कमज़ोरी का एहसास, पट्टों में खिंचाव, हल्के बुखार की कैफियत, पेट के ऊपर वाले हिस्से में डिस्कम्फर्ट,
ये अलामात आम तौर पे नॉन स्पेसिफिक सी होती हैं। थोड़ी बीमारी आगे और बढ़ती है तो आंखों का पीला होना, पेशाब का जर्द होना, पेट में पेचीदगियाँ जब शुरू होती हैं तो पेट का फूलना, पेट में पानी आना, जिगर का सुकड़ने के बायस तिली का फैलना, खून की उल्टी, काले पखाने, दिमाग का माउफ होना, जिगर का कैंसर बनना, ये सारी अलामात स्टेज के हिसाब से हैं। अलामात बीमारी और इन्फेक्शन की उम्र के हिसाब से हैं। जितनी पुरानी होगी उतने ज़्यादा अलामात आएंगे। अच्छा। इब्तदाई स्टेज पे ब्लड टेस्ट करवाने से, एम्प्लॉयमेंट सर्वे में या ब्लड डोनेशन करते हुए या किसी सर्जरी के वक्त या हामला ख़वातीन में प्रेगनेंसी की मॉनिटरिंग के दौरान पता चलता है, और यही वो गोल्डन टाइम होता है जिसमें हम उसको अलामात बनने से पहले ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या ये बी और सी यंगस्टर्स में भी पाया जाता है? हर उम्र में पाया जाता है जी। देखें, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस बी के बारे में ये है कि हेपेटाइटिस बी जो माँ से बच्चे को, ये इब्तदाई 1 साल की उम्र में होता है बच्चे को, उसमें चांसेस होते हैं कि वो क्रॉनिक हो जाएगा, यानी वो जिस्म में रह जाएगा। तो इसलिए ख़ास तौर पे बच्चों में इब्तदाई उम्र में बी बहुत ज़रूरी है कि उसकी स्क्रीनिंग की जाए, उसको चेक किया जाए, फास्टी टीके लगवाए जाएँ। एडल्ट्स में आमतौर पे हेपेटाइटिस बी उतना तंग नहीं करता और आमतौर पे उसमें वायरस की क्लियरेंस होने का अमल ज़्यादा बेहतर होता है। तो किसी भी उम्र में हेपेटाइटिस हो सकता है, क्योंकि ये गंदे आलूदा सिरिंजेस और औजारों के साथ और ब्लड कांटेक्ट के साथ होता है। इस वजह से किसी भी उम्र में एक्सपोजर हो सकता है। किसी भी उम्र में जो है ना इसका एक्सपोजर हो सकता है। तो एहतियात बरतना मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होता है कि आप एहतियात करें। आप कुछ बाहर से ऐसा ना खाएं जहाँ पे आपको पता है कि हाइजीनिक वहाँ पर चीज़ें नहीं हैं। दूसरा, जब आप बार्बर पे जा रहे हैं, सैलून्स में जा रहे हैं, ऐसी जगह पे, कोई भी डेंटिस्ट के पास भी जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि ब्लड का जो है ना वो मामला हो सकता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें, हेपेटाइटिस जो है ना बी और सी ख़ास तौर पे, ये ब्लड की वजह से होता है। तो ये चीज़ें बहुत एहतियात की हैं जिनको लाजमी करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। वर्ल्ड